गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां, एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूं परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कैथोड एवं एनोड किरणों के गुण के बारे में, जिनको हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के नाम से भी जानते थे। प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, कैथोड किरण क्या होती है, साथ ही मैंने बताया था प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी, और साथ ही साथ हमने बोला था एनोड या फिर क्या कैनाल्स किरण किसे कहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम सीखने वाले हैं कैथोड किरण और एनोड किरण के गुणों के बारे में। तो एक बात, सभी लोग लिंक को कॉपी करके शेयर कर देंगे, और जो भी लोग अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हुए, पूरी ताकत लगा दो उन सभी लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करने पे। सबसे पहले एक बार बच्चों की अटेंडेंस हो जाए, कितने सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिसमें ऋषि गुप्ता जी हैं, ज्योतिका कुमारी जी हैं, और दीपांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुणाल राजपूत, दीपांशु, रोही गुप्ता, काफी सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर देंगे। लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कैथोड और एनोड के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार सभी लोगों को बुला लिया जाए और बता दिया जाए केमिस्ट्री की क्लास है लाइव, और शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीवियस सेशन में, तो प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी कि परमाणु संरचना हम अध्ययन किसके बारे में बात करते हैं, बोले तो परिचय बताया था, और साथ ही साथ हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन नलिका एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। प्रीवियस सेशन में हमने कहां तक बातें की थी, तो आप सभी को पता है प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने चर्चाएं जो की थी, वो चर्चाएं की थी विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग, विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग, विद्युत विसर्जन नलिका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है ना। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें दो चीजों के बारे में जानकारी मिली कि परमाणु में दो तरीके के कण पाए जाते हैं। एक तो खोजा हमने क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज को हमने पढ़ा था, और दूसरा मैंने किसके बारे में बात किया था, प्रोटॉन की खोज के बारे में चर्चा की थी, प्रोटॉन की खोज के बारे में चर्चा की थी। क्योंकि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड से निकलने वाली रे थी, कैथोड से निकलने वाली किरण थी, इस किरण को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन। और जो एनोड से किरण निकल रहे थे, या एनोड से जो कण निकल रहे थे, किरण निकल रही थी, इस किरण को नाम दिया गया बेटा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। कैथोड किरण को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड किरण को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज, और एनोड किरण जो होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यहां तक हमने प्रीवियस सेशन में बातें हमने की थी। उसी कार्यक्रम को आगे प्रोसीड करते हुए हम आगे बात करने वाले हैं। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ही जुड़े हैं, थोड़ा सा और शेयर कर दो। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देख ले एक्सपेरिमेंट था क्या। एक्सपेरिमेंट पे अगर हम चर्चा करें, तो हमने बताया था ये मेरे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है। ये यहां पे कैथोड लगा है, ये यहां पे एनोड। कैथोड को अगर हम बात करें तो कैथोड कैसा होता है, तो आपको पता है यहां पे जो कैथोड है, ये कैथोड कैसा है, निगेटिव, और एनोड कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ये क्या होती है, कांच की एक नली होती है। विद्युत विसर्जन नलिका जो होती है, कांच की एक नली होती है 60 सेंटीमीटर की। ठीक है। और हमें पता है ये यहां पे लगा है निर्वात पंप। निर्वात पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, दाब को कम करते हैं। दाब को क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। ठीक है। और हमें पता है ये बैटरी लगी है, उच्च वोल्टेज हमें अप्लाई करना है। इस विद्युत विसर्जन नलिका में हम लोगों ने क्या भरा था, तो आप सभी को याद है, बताओ कमेंट सेक्शन में, हमने इसमें क्या भरा था। तो हमें पता है कि हम लोगों ने इसमें भरा था हीलियम गैस को। किसको इसमें फिल किया था हमने, हीलियम गैस। ये मेरे पास कौन सी गैस थी, ये मेरे पास थी हीलियम गैस। हमने इसमें हीलियम गैस को भरा था, ये हीलियम गैस को मैंने इस पे भरा था। अब बात आती है कि अगर हम बात करें, तो ये जो गैस है, इस गैस का नाम है बेटा हीलियम गैस। हमने क्या कहा था आपसे मैंने ये कहा था कि जब हम क्या करेंगे, इस बैटरी के द्वारा यहां पे अप्लाइड वोल्टेज 10,000 से ज्यादा करेंगे। जो वोल्टेज लगाएंगे, अगर हम 10,000 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इस कंडीशन में इस हीलियम गैस का क्या होता है, हीलियम गैस का आयनन हो जाता है। हीलियम का क्या होता है, हीलियम का हो जाता है आयनन। आयनन बोले तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, और जो हीलियम अपने आयन में टूटता है, तो ये बनाता है He डबल पॉजिटिव आयन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इस कंडीशन में हमें यहां से ये बात पता चल गई थी, आ तो गए बेटा हम, यहां पे हमें ये बात पता चल गई थी कि हीलियम आयन और इलेक्ट्रॉन निगेटिव आयन, 2 प्रकार के आयन यहां पे बनने वाले हैं। अब जरा देखेंगे कौन कौन से आयन बन रहे थे, उनके बारे में हम चर्चा कर ले। ये जो निगेटिव आयन था, ऐसा लग रहा था कि ये निगेटिव आयन कहां से निकल रहा है,
ये निगेटिव आयन कैथोड की तरफ से निकल रहा है। ये निगेटिव आयन किधर से जा रहा है बेटा? कैथोड की तरफ से जा रहा है। और ऐसा लग रहा था कि ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन बोले तो हीलियम, He डबल पॉजिटिव, ये किधर से निकल रहा था? हीलियम की तरफ से, बोले तो एनोड की तरफ से निकल रहा था। मतलब जो He पॉजिटिव आयन है ये कहां से निकल रहा है? ये निकल रहा है एनोड से, एनोड से। और ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये कहां से निकल रहा है बेटा? कैथोड से। जो कैथोड से निकल रहे हैं इनको बोला गया कैथोड किरण, इनको हम लोगों ने नाम दिया कैथोड किरण। और जो एनोड से निकल रहा था इसको हम लोगों ने नाम दिया एनोड किरण। क्या नाम दिया? एनोड किरण, एनोड किरण। ठीक है, अब जरा सुनो, हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव किधर आना चाहेगा बेटा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव किधर आना चाहेगा? पॉजिटिव बेटा निगेटिव की तरफ आना चाहेगा। तो जो He पॉजिटिव आयन है ये किधर जा रहा था? ये जा रहा था, कह सकते हो, कैथोड की तरफ। ये किधर गमन कर रहा है बेटा? कैथोड की तरफ। मतलब एनोड से निकलने वाले जो धनायन है, धनायन के जो गमन की दिशा है, ये गमन की दिशा क्या है? ये एनोड से किधर जा रहे हैं? ये एनोड से जा रहे थे कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, ये एनोड से कहां जा रहे थे बेटा? कैथोड की तरफ जा रहे थे। सिंपल इसी का उल्टा अगर हम देखें तो इसका उल्टा अगर हम सोच ले तो जो हमारे पास निगेटिव चार्ज थे ये उत्पन्न कहां से हो रहे थे? तो आपको पता है ये निगेटिव चार्ज हमारे उत्पन्न कहां से हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। ये निकल रहे, ऐसा लग रहा है कि ये निगेटिव चार्ज कहां से निकल रहे थे बेटा? कैथोड से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं? कैथोड से निकल रहे हैं। कैथोड से निकलने के कारण इनको हम लोगों ने कैथोड किरण नाम दिया। क्या नाम दिया? इनको हम लोगों ने कैथोड किरण नाम दिया। अगर हम इनके गमन की दिशा की बात करें तो इनके गमन की दिशा क्या है बेटा? कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। तो जो किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन कर रही हैं इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे कैथोड किरण। क्या नाम देंगे? कैथोड किरण। अब जरा देखो कैथोड कैसा है बेटा? तो आप सभी को पता है ये जो हमारा कैथोड है ना, ये कैथोड निगेटिव प्रकृति का है। कैथोड कैसा है? क्योंकि कैथोड से निकलने वाले जो कण हैं, कैथोड से निकलने वाले क्या है बेटा? कण हैं। ये किधर जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं। किधर? एनोड की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कैथोड कैसा था? निगेटिव। अगर ये निगेटिव की और एनोड कैसा है? पॉजिटिव। एनोड कैसा है? पॉजिटिव। तो निगेटिव किधर जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कैथोड से जो निकलने वाले कण हैं वो कैसे है बेटा? ऋणात्मक आवेशित है। कैसे है? ऋणात्मक आवेशित है। अगर ये बेटा ऋणात्मक आवेशित हुए इसका मतलब इन पर आवेश ऋणात्मक था। कैथोड किरणों पर आवेश कैसा था? ऋणात्मक था। और ऋणात्मक आवेश होने के कारण स्टोनी ने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब ध्यान से सुनना, ये कैथोड किरण की बात हो गई। कैथोड किरण जो है, कैथोड किरण जो है, कैथोड किरणों में निकलने वाला जो कण था वो कैसा था बेटा? निगेटिव। क्योंकि निगेटिव से किधर जा रहा था? पॉजिटिव। मतलब कैथोड किधर की तरफ जा रहा था? एनोड की तरफ जा रहा था। एनोड की तरफ जाने की वजह से कैसा था बेटा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होने की वजह से ये ऑब्जर्वेशन किसने देखा? स्टोनी ने देखा और बताया कि कैथोड किरण में उपस्थित जो कण है वो निगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे? स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था बेटा? स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। और क्या नाम रखा था? इलेक्ट्रॉन। तो आज के बाद याद रखना, जो कैथोड किरण है वो कैथोड किरण ऋणात्मक कणों से मिलकर के बनी होती है, जिसके कारण से इसको हम इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुनना, आगे की बात तुमको बताता हूं। आगे की बात क्या कहती है? ये देखो, ये एनोड था। ये क्या था? एनोड। एनोड वाले कण देखो, He डबल पॉजिटिव जो आयन है ये कैसे है बेटा? पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है कि कुछ कण जो हैं एनोड से निकल रहे थे। एनोड से जो कण निकल रहे थे, एनोड से निकलने वाले कण की अगर हम बात करें तो एनोड कैसा था बेटा? पॉजिटिव। एनोड कैसा था? पॉजिटिव था। एनोड से निकलने वाले कण किधर जा रहे थे बेटा? आप सभी को पता है इनके गमन की दिशा है कि एनोड से किधर? कैथोड की तरफ। और कैथोड कैसा है? निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव गया, इसका मतलब इसमें जो उपस्थित कण थे ये कण कैसे थे बेटा? ये धनात्मक थे। ये कैसे थे? धनात्मक। तभी तो ये ऋणात्मक की तरफ गए। और धनात्मक प्रवृत्ति होने के कारण से
इनको पॉजिटिव प्रकृति होने के कारण से इनको हम लोगों ने नाम दिया प्रोटॉन किरण। क्या नाम दिया बेटा? इन कणों को बोला गया प्रोटॉन कण। क्या बोला गया? प्रोटॉन कण। तो याद रखना, जो कैथोड से निकलने वाले कण थे, कैथोड किरण में उपस्थित कण थे, उनका नाम इलेक्ट्रॉन हुआ, और जो एनोड किरण में उपस्थित कण थे उनका नाम प्रोटॉन हुआ। क्लियर हो गए सभी को? एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ। यहां तक सभी को बातें क्लियर? हामिद रजा, खुशी कुशवाहा, संजनी, क्या नाम है, रंजना, संजना जी हमारे साथ जुड़े, नीतीश कुमार निगेटिव, हाँ वेरी गुड। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ये सारी बातें, ये विद्युत विसर्जन नल का प्रयोग किया गया, इसमें हीलियम गैस को भरा गया, हीलियम गैस पर 10,000 वोल्टेज, और जो दाब लगाया गया था, ये दाब लगाया गया था 10⁻² mm ऑफ Hg से लेकर के 10⁻³ mm ऑफ Hg। इतना कम प्रेशर लगाने के कारण से गैसों का हो गया आयनन। आयनन के कारण से दो तरीके के कण निकले, एक जो कैथोड की तरफ से निकल रहे थे और एक जो एनोड की तरफ से निकल रहे थे। कैथोड से निकलने वाले कण कैसे थे बेटा? निगेटिव चार्ज होने की वजह से स्टोनी ने इनका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। और जो एनोड से निकलने वाले कण थे, इनकी दिशा एनोड से कैथोड की तरफ थी, जिसके कारण इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इनको क्या बोल दिया गया बेटा? प्रोटॉन कण बोला गया। क्लियर? क्लियर हो गए सभी को ये बातें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कुणाल, अरे बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लास्ट तक हम बता देंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो आज के सेशन में हमें बात करनी है इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या क्या चीजें निकल के आई कैथोड किरण और एनोड किरण के बारे में। ठीक है, आओ आगे की बात बढ़ाते हैं, आगे चर्चा तुमसे हम कराते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैथोड किरण और एनोड किरणों के गुण के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वाला रंग तुमको दिखेगा नहीं, ये वाला रंग तुमको दिखेगा नहीं, ये वाला रंग तुमको दिखेगा नहीं। तो एक तरफ दिखेंगे कैथोड किरण के गुण, कैथोड किरण के गुण, एक तरफ हमारे साथ लिखना कैथोड किरण के गुण, और दूसरे तरफ लिखना बेटा एनोड किरण के गुण, एनोड किरण के गुण, एनोड किरण के गुण, कैथोड किरण के गुण, और दूसरे तरफ क्या लिखोगे? एनोड किरण के गुण। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। सबसे पहले अगर हम कैथोड की बात करें, तो कैथोड की गमन की दिशा क्या है? विद्युत विसर्जन नलिका में कैथोड वाले जो कण हैं वो कहां से निकल रहे हैं, जरा मेरे को बताएं। इनके गमन की दिशा क्या होगी? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। जो कैथोड कण है, इनके कैथोड किरण है, उसके गमन की दिशा क्या है? कैथोड किरण किस से किस तरफ जा रही बेटा? कैथोड किरण किधर से किधर की तरफ जा रही है? सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, तेजी से बताओ। 9 बजे से स्टार्ट होता। बिल्कुल बेटा। अब जरा देखो, इसके गमन की दिशा में ज्ञानेंद्र सर ने बताया था कि ये कैथोड से किधर जा रही होगी? ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। ठीक है ना? अगर हम बात करें एनोड किरण के गमन की दिशा की, तो इसके गमन की दिशा कहां से होती बेटा? एनोड से। इसके गमन की दिशा एनोड से किधर होती है? कैथोड की तरफ होती है। ये एनोड से किधर होती है? कैथोड की तरफ। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ हम बात करें कि दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुए, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, बिल्कुल लेट नहीं हुए, आराम से पढ़ें, बिल्कुल इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। दूसरे पॉइंट में बात यह आती है कि ये जो कैथोड किरण है या फिर एनोड किरण है, ये सदैव किस रेखा में गमन करती है बेटा? सीधी रेखा में। ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, कैथोड किरण एवं कह सकते हो एनोड किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी सीधी रेखा में गमन करेगी और ये भी किस रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी। जैसे अगर हम बात करें तो देखो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में जाएंगे इधर की तरफ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में इधर जाएंगे इधर की तरफ, ये एक सीधी रेखा में चलते हैं, और ये सभी कण भी सीधी रेखा में गमन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सदैव सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो याद रखना इस पॉइंट। ठीक है, गमन की दिशा की बात अगर आपकी हो गई, तो यहां तक आप लोगों ने सीखा कि कैथोड किरण भी क्या रहेगी बेटा? सीधी रेखा में गमन करेगी। पॉइंट नंबर 3 ये कहती है, ठीक है ना, कि कैथोड किरण जो होती है, जिन कणों से मिलकर के बनी है, कैथोड किरण में क्या होते हैं बेटा? जिन कणों से मिलकर के बनी होती है, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। बेसिकली बात अगर हम करें तो जो आपके पास कैथोड किरण है, इस किरण का निर्माण इन कणों में, इस किरण में क्या होंगे बेटा? कण होंगे,
और इस कण पे कौन सा चार्ज है बेटा, ऋणात्मक चार्ज। अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले करके देखा वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने इस बात को समझाने के लिए, यहां पे मेरे पास ये क्या था, कैथोड, यहां पे ये क्या था, एनोड। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पे इन्होंने क्या रखा, इन्होंने एक छोटा सा पहिया रखा, इन्होंने बीच में यहां पे क्या रखा भैया, यहां पे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा पहिया रखा, और पहिया रखने के बाद यहां पे इन्होंने देखा कि जब पहिया रख देते हैं इस कण के बीच में, मतलब कैथोड किरण के अंदर, तो इन्होंने देखा इससे निकलने वाला कुछ समय बाद ये पहिया घूमता हुआ नजर आता है, ये पहिया घूमता हुआ नजर आने लगता है, ये घूमने लगता है। घूमने लगने के कारण ऐसा लगा, इसका मतलब अगर ये पहिया लगातार घूम रहा है, इसका मतलब ये कण जाकर के, जो भी कण इसके अंदर में उपस्थित रहेंगे, इस पहिया पे क्या करेंगे बेटा, टक्कर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पे टक्कर करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पे टक्कर करेगा, फिर ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो कहां से एक्सपेरिमेंट के द्वारा लोगों को ये पता चल गया, ये चल गया कि जो आपके पास कैथोड किरण है, ये चाहे एनोड किरण है, इस एनोड किरण के मार्ग में अगर हम छोटा सा पहिया रख दें, तो पहिया रखने के बाद ये पहिया घूमता हुआ दिखाई देता है। पहिया क्या करता है बेटा, घूमता हुआ दिखाई देता है, और पहिया घूमता हुआ दिखाई देने के कारण साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो कण, जो ये किरणें हैं, इन किरणों का निर्माण कुछ कणों से हुआ है। किससे हुआ बेटा, कणों से हुआ है, जिनको बाद में जाकर के नाम क्या दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन, और दूसरे को क्या नाम दिया गया भाई, प्रोटॉन। तो ये कैथोड किरण और एनोड किरण जो हैं, उन किरणों का निर्माण किससे हुआ बेटा, कणों से हुआ है। किससे हुआ है, कणों से हुआ। तो याद रखेंगे, कैथोड किरण का निर्माण जिन कणों से होता है उन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक आवेश होने की वजह से इनको क्या नाम दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तीसरे पॉइंट पे यही कार्यक्रम देखेंगे, जो एनोड किरण है, कौन सी किरण है, एनोड किरण है। अगर ये एनोड किरण के बारे में हम चर्चा करें तो इसका भी निर्माण जिन कणों से हुआ होगा, इन जिन कणों से हुआ है उस पर कौन सा आवेश होता है भैया, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश, क्योंकि एनोड कैसा है, धनावेशित, तो धनावेश हो जाएगा। और धनावेश होने की वजह से इस किरण का नाम क्या बोल दिया गया बेटा, प्रोटॉन कण बोला गया। इसमें जो कण है उसका नाम हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, और इसके अंदर जो कण है उसका हम क्या नाम देंगे, उसका हम नाम देंगे बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन नाम देंगे। ये तीनों पॉइंट आप सभी को क्लियर, सभी को क्लियर हो गया बेटा। पहिया किसी भी चीज का, एक कह सकते हो सस्ते मटेरियल का हल्का सा पहिया बीच में रख देना है, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने जब हल्का सा पहिया रखा तो उन्होंने देखा ये सभी लोग घूम रहे हैं, तो इससे पता चल गया बेटा कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक। पॉइंट नंबर 4, अगर हम इन किरणों को देखने की बात करें तो इन किरणों को हम देख नहीं सकते। याद रखना, जब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों ने किया विद्युत विसर्जन नलिका में, तो विद्युत विसर्जन नलिका में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये वाला किया तो इन किरणों को हम देख नहीं सकते, अपनी नग्न आंखों से इनको देख पाना संभव नहीं है, केवल और केवल इनके प्रभाव को देखा जा सकता है। याद रखना, ये भी पॉइंट लिख लेना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैथोड किरण हो या फिर एनोड किरण हो, कैथोड किरणों को देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, हम देख नहीं सकते, हम इनको देख नहीं सकते। जब हम इनको देख नहीं सकते तो हम केवल और केवल इनके प्रभाव को क्या करेंगे, इनके प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। क्या करेंगे, इनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। इनके प्रभाव को देखने के लिए हमने क्या लगाया, हमने यहां पे फ्लोरोसेंट मटेरियल की यहां पे क्या कर दी, कलई, मटेरियल की कलई कर दी। फ्लोरोसेंट बोले तो स्फुरी दीप्त पदार्थ की क्या की थी, कलई, स्फुरी दीप्त पदार्थ की क्या की थी, कलई। और इस स्फुरी दीप्त पदार्थ को हमने क्या नाम दिया था, ZNX। ये स्फुरी दीप्त पदार्थ क्या होते हैं, जब कोई कण जाकर के इन पे टक्कर करता है तो ये चमकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं भैया। पहिया किस चीज का होगा, पहिया किसी भी कह सकते हो हल्के मटेरियल का होगा जिसपे कण लगने के बाद वो घूमने लगे। अगर तुम ले जाकर के 100 क्विंटल का पहिया रख दोगे तो भैया थोड़ी ना घुमा पाएगा, तो ये इसको घुमा नहीं पाएगा, कोई हल्का मटेरियल का होगा, ठीक है ना। तो कैथोड किरण हो या एनोड किरण हो, इसको देखा नहीं जा सकता।
हम एनोड किरण को भी देख नहीं सकते, हम इसको भी देख नहीं सकते, केवल और केवल इनके प्रभाव को क्या किया जाएगा, प्रभाव को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके प्रभाव को देखने के लिए हमने स्फुरिदीप्त पदार्थ को लगाया था, और स्फुरिदीप्त पदार्थ में मैंने क्या लगाया था, ZnS लगाया था। और जब हम ZnS लगा रहे थे तो ZnS लगाने के पश्चात ये जब कण जाकर के इससे टकराते थे तो ये चमकते थे, तो चमकने के कारण से भी सिद्ध हो गया कि कैथोड कण क्या है, कैथोड किरण भी कण से मिलकर के बनी है, एनोड किरण भी किससे मिलकर के बनी है, किरण से मिलकर के बनी है। क्लियर, सभी को क्लियर। नोट्स बनाना है, बनाते चलो बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नोट्स है, अपने हाथ की नोट्स सबसे अच्छी नोट्स, और हम जो देंगे वो तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो भैया इस बात का ध्यान रखा करें, पढ़ाई करते हुए खुद की नोट्स बनाया करें। अपनी नोट्स बनाने के बाद क्या होता है, एक बार तुम लिखोगे, फिर एक बार तुम रिवाइज करोगे तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। जो हमारे सखी संबंधी भाई हैं यहाँ पे जुड़े, जो लगातार पढ़ाई वढ़ाई बहुत कम करते हैं, ऐसे भाइयों के साथ बड़ी समस्या आती है। ये दूसरे का नोट्स मिल जाता है और उसको क्या करते हैं, प्रिंट आउट करा लेते हैं। प्रिंट आउट कराने के बाद एक दिन पढ़ते हैं, वो प्रिंट आउट वाला नोट्स कोई नहीं पढ़ता भाई, कोई का कोई पढ़ता ही नहीं है। वो जबरदस्ती दिखावे के चक्कर में भले करवा ले, थोड़ा सा लाइक वाइक बढ़ा दो, ठीक है ना, वो दिखावे के चक्कर में भले बना ले, जाकर के प्रिंट आउट करवा ले, घर वालों का पैसा बर्बाद कराए, उसके बाद उसको कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। अपने हाथ से लिखी नोट्स में आधा से ज्यादा चीजें आपको पता होती हैं, तो उसको पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो जो भाई हमारे साथ नोट्स बना पाए, लगातार बनाते चले, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आप लोगों ने सुना, इस कैथोड किरणों के गमन की दिशा कैथोड से एनोड होती है, एनोड के गमन की दिशा क्या होती है, एनोड से कैथोड होती है। दोनों सीधी रेखाओं में गमन करती हैं, ये भी सीधी रेखा, ये भी। कैथोड किरण जिन कणों से मिलकर के बना होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। एनोड किरण धनात्मक आवेश होने की वजह से इसको हम एनोड प्रोटॉन बोलते हैं। कैथोड किरण की अगर हम बात करें तो ना तो इसको देख पाएंगे ना इसको देख पाएंगे, केवल इसके इफेक्ट को क्या करेंगे बेटा, इसके इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। और इसके इफेक्ट को देखने के लिए हम स्फुरिदीप्त पदार्थ की कलई कर देते हैं। स्फुरिदीप्त पदार्थ की क्या करेंगे, कलई। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे आपको दिखा ही देता हूं, ये देखो, ये यहां पे कलई किया गया। अगर यहां पे कलई ना किया जाता ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन आकर के टकरा जाता, हमको दिखाई ना देता। जब ये इलेक्ट्रॉन वाले कण जाकर के यहां टकराएंगे, ये किरण जाकर के यहां टकराएगी, तो यहां पे चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, चमक। चमक बोले तो ब्राइटनेस, तो दिमाग लोगों का चमकेगा, इसका मतलब ये कण आकर के टकरा रहा है। क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर। तो स्फुरिदीप्त पदार्थ लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहता है। ये 4 पॉइंट हो गए, 5वें पॉइंट की तरफ चले। सबसे पहले एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं कैथोड किरण, कैथोड किरण, और दूसरे तरफ नाम क्या डालेंगे भाई, दूसरे तरफ हम नाम डालेंगे एनोड किरण। तो एक तरफ कैथोड किरण, दूसरे तरफ एनोड किरण। एक तरफ कैथोड किरण तो एक तरफ क्या, एनोड किरण। अब 5वें पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें तो 5वां पॉइंट क्या कहता है। 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर हम क्या करें, साइंटिस्ट बहुत दिमाग वाले आदमी होते हैं भैया, तो उन्होंने कहा कि ये सीधी रेखा में तो गमन कर रहा है जब हमारे पास वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। आओ हम करके देखें, जब हम क्या करें, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लगा दिया। अब देखो खतरनाक मस्तिष्क से इन्होंने लगाया। ये देखो इन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, और क्या लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या होगा, तो ध्यान देना, आओ तुमको समझाऊं। वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या होगा, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की बात करते हैं तो हमें पता है कैथोड किरण पे कौन सा आवेश है, कैथोड किरण पर है, कैथोड किरण पर है क्या भैया, कैथोड किरण पर ऋणात्मक आवेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और ऋणात्मक आवेश होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह धनावेश की तरफ क्या होगी, विक्षेपित। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह धनावेश की तरफ, ये धनावेश की तरफ विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होने का मतलब मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है। जो कैथोड किरणें हैं ये धनावेश की तरफ क्या होंगी, विक्षेपित हो जाएंगी। जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, ये कण था
सीधे रेखा में जा रहा था। ए हमारा कैथोड है और सी बोले तो ध्यान सुनना, ये धनावेश है ना बेटा, ये क्या है धनावेश, धनावेश की तरफ। तो जो कैथोड होंगी, कैथोड वाली किरण धनावेश की तरफ विक्षेपित हो जाएंगी। जो एनोड वाली किरण होंगी वो कहां चली जाएंगी, ऋणावेश की तरफ, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। वेलकम बेटा निखिल, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ जरा देखिए, आओ जरा देखिए इस पॉइंट को। तो कैथोड किरण जो होंगी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेश की तरफ क्या होंगी, विक्षेपित। उल्टा सोचो, अगर हम वैद्युत क्षेत्र लगा दे किसमें, एनोड किरण पे, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसके साथ क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो रहा है, जरा ध्यान सुने। जो एनोड किरण है, कौन सी किरण है, अपने पास एनोड किरण है। ये एनोड किरण कैसी प्रकृति की होती बेटा, कैथोड होती है ऋणात्मक, तो एनोड होती है बेटा धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह ऋणावेश की तरफ क्या हो जाएगी, विचलित। ये ऋणावेश की तरफ चली जाएगी, ऋणावेश की तरफ, ये ऋणावेश की तरफ विक्षेपित हो जाती है। ये ऋणावेश की तरफ क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। ये ऋणावेश की तरफ विक्षेपित हो जाती है। ये धनावेश की तरफ जा रहा था, ये ऋणावेश की तरफ हो गया। छठे पॉइंट की तरफ अगर हम चर्चा करें तो छठा पॉइंट मेरे पास क्या कहता है, छठा पॉइंट मेरे पास, अरे ऑर्गेनिक भी चलेगी बेटा, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो है। आओ जरा देखिए, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो रहा है, जरा देखिए। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो कैथोड किरणें, कौन सी किरणें हैं भाई हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो कैथोड किरणें होती हैं ये दक्षिणावर्त दिशा में चली जाती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, क्योंकि चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ पोल और क्या होता है, साउथ पोल। तो जो कैथोड किरण होती है, ये कैथोड किरण दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या हो जाती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ की ओर विक्षेपित हो जाती है, और क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ विक्षेपित हो जाती है, ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होती है, विक्षेपित। जबकि अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एनोड के साथ क्या होगा, अगर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की किसमें उपस्थिति में, किसके साथ भैया, एनोड किरण के साथ क्या होगा। अगर हम एनोड किरण के बारे में बात करें, एनोड किरण के केस में क्या होगा, तो एनोड किरण की बात करें तो अगर ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहा है तो ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा बेटा, कोमल बेटा बताओ किधर जाएगा। अगर ऋणात्मक वाला दक्षिण ध्रुव की तरफ गया तो धनात्मक वाला किधर जाएगा बेटा, उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ विक्षेपित हो जाता है। ध्रुव क्या होगा, विक्षेपित। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या हो जाएगी, ये तो जाएगा उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो एनोड किरणें उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगी और ये वाली किधर जाएंगी बेटा, ये इधर की जो होंगी दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी। क्लियर, क्लियर हो गए बेटा, बोलो बोलो कमेंट सेक्शन में बोलो। अभी नंबर ऑफ लाइक्स बहुत कम है आप लोगों की मेरे सोना, थोड़ा सा काम कर दिया करो। अच्छा एक बार मैं बच्चे को बोल रहा था सोना सोना सोना, ऐसा एक बच्चा मेरे साथ आया, उसने कमेंट में कहा सर ये सोना मत बोला करिए, हैं मेरी तो आदत हो गई थी यार। चलो अब सोना वोना नहीं कहते हम, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, तो इतने सारे 4 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट आपने पढ़े। 7वें पॉइंट की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक तरफ कैथोड किरण, तो वही कार्यक्रम करेंगे, एक तरफ कैथोड किरण तो दूसरे तरफ आप क्या लिखोगे बेटा, एनोड किरण। क्या लिखोगे बेटा, एनोड किरण। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया बेटा, E/M का रेशियो निकाला। E/, किसका निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने क्या निकाला, E/M रेशियो। E/M रेशियो का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का क्या निकाला, द्रव्यमान का क्या निकाला बेटा, अनुपात। द्रव्यमान का क्या निकाला, अनुपात, ठीक है ना।
कैथोड किरण बोले तो इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। इसमें कौन से कण होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। प्रीति बेटा वेलकम आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन किरण होते हैं। बोले तो कैथोड किरण है तो इसमें क्या होते हैं? कौन से कण उपस्थित होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के कण उपस्थित होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जे थॉम्सन ने E/M रेशियो निकाला किसके लिए बेटा? E/M रेशियो निकाला किसके लिए? कैथोड के लिए। और कैथोड के लिए E/M का रेशियो कितना आया? E/M का क्या आया बेटा? कैथोड के लिए E/M का रेशियो कितना आया? सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार आ जाओ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़ जाओ, देखें कौन कौन से लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बेटा एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दियो। हाँ भैया 12th की केमिस्ट्री चलती है, टेंशन काहे लेते हो? टेंशन किस बात के लिए लेते रहते हो? 12th की केमिस्ट्री चलती है ना, सभी को पता केमिस्ट्री चलती है। आ जाओ सभी लोग, बहुत कम लोग बचे हमारे साथ यहाँ पे हैं। संजना 11th में। अच्छा बेटा, अच्छा मस्ती चल रही है तुम लोगों की, मस्ती चला रहे हो तुम लोग हैं? तुम लोग मस्ती चला रहे हो बेटा। विनीता साहू है? अरे थोड़ा सा लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो यार, थोड़ा सा 100 लाइक तो हो जानी चाहिए। तुम लोग लाइक के नंबर कम हो जाते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट, अमन पंडित वेलकम बेटा। चलो हाँ बेटा चलेगी आगे, टेंशन न ले, टेंशन न ले। अच्छा देखो मेरी बात करें, E/M का इसके लिए रेशियो निकाला गया। जब कैथोड किरण के लिए E/M का रेशियो निकाला गया तो ये रेशियो कितना आ रहा था? जरा एक बार कमेंट सेक्शन में देख लो। ये आ रहा था 1.78 इंटू 10⁻11। देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। तो 1.78 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ये इतना आ रहा था बेटा, ये इतना आ रहा था। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें बेटा तो कितना आएगा? ये देखो बेटा 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, 11th की ही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना भाई, इसमें 11th की ही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तुम लोग इतना तो समझना चाहिए। सैयद खान, केमिस्ट्री का टाइम टेबल, अरे बेटा सभी दिन ना, क्या बोलते हो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कितना आया? 1.78 10⁻11 kg पर किलोग्राम आया। अगर ग्राम में लिखे तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 1.78 इंटू 10⁻10 कितना हो जाएगा बेटा? 8 कूलाम पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट किया गया तो 1.78 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम आ गया। ठीक है, अब जरा मेरी बात को सुनना। तो कैथोड किरण के लिए E/M का रेशियो इतना है 1.78 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। आगे की चर्चा अगर हम आगे बढ़ाएं तो साइंटिस्टों ने क्या कहा भाई? देखो ये किसने निकाला था? ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉम्सन ने। ठीक है, बाद में क्या गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने की बात आई। तो जब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में चर्चा करनी शुरू हुई तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश की आवश्यकता थी। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश आया, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया था किसने बेटा? मिल्कन ने। मिल्कन एक साइंटिस्ट थे। मिल्कन ने तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग था इनका, मिल्कन जी का। इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा क्या किया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला और ये आवेश आ रहा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो मेरे सिलेबस में तेल बूंद एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट यहां पे नहीं है। अगर इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं है तो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आया। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने की बात हुई तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आया, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आया? अब जरा देखो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, हमें पता है E/M का रेशियो, ये आ रहा था 1.78 इंटू 10⁸8 कूलाम पर ग्राम। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें पता चल गया मिल्कन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? मिल्कन के तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा
कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम आता है। तो लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को निकालने की बात आई तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को E/m के मान से क्या कर दिया गया, भाग दिया गया। अब जरा देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है, नेगेटिव। अब जरा देखो, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं बेटा, +8 कूलाम पर ग्राम। जब इन्होंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान आया, इलेक्ट्रॉन पे क्या आया बेटा, द्रव्यमान। जो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना आया, इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान आया ये आया 1। अरे बेटा मैं कहीं नहीं जाता यार, कहीं नहीं जाता, तुम लोग तो ऐसा बोलते हो, ठीक है। मैं कहीं नहीं जाता, मैं जाऊंगा कहां पे। अच्छा देखो, एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, एक बार कॉपी करके क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। अरे बेटा सब लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। चलो अच्छा देखो 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 देखो, देखो यहां पे एक बात समझना, E/m का जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आएगा बेटा, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, देखो 28 में क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम। अगर ग्राम में ये इतना आया तो किलोग्राम में लिखेंगे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम। 31 क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये निकाला। ध्यान सुनना, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान आया, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg आया। ठीक है, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना, जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का जो मान है, E/m का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, ठीक है ना, गैस की प्रकृति, गैस की किसमें बेटा, गैस की प्रकृति एवं वैद्युत विसर्जन जो नलिका है, विद्युत विसर्जन हमारे पास क्या है बेटा, विद्युत विसर्जन नलिका है, इसकी प्रकृति पर, नलिका के धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर या फिर इसमें लगे इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये इन दोनों बात पर निर्भर नहीं करती, ये इन दोनों बात पर निर्भर नहीं करती। मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का जो रेशियो आता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वैद्युत विसर्जन नलिका में आपने कौन सी गैस भरी, या वैद्युत विसर्जन नलिका में उपस्थित जो इलेक्ट्रोड है या वैद्युत विसर्जन जो नलिका है वो किस धातु की बनी है। अर्थात E/m का मान जो होगा, E/m का जो होगा मान सभी तत्वों के लिए, सभी तत्वों के परमाणुओं के लिए क्या आता है बेटा, समान आता है। सभी तत्वों के परमाणुओं के लिए क्या आता है, समान आता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को हम मौलिक कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब समझो, सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और मास का क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात निकाला, और यह अनुपात आया 1.78 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलाम पर केजी। फिर मिलकर ने क्या किया था, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट किया था, और उस तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आया वो आवेश आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इतना आ गया बेटा। उसके बाद क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला गया। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को E/m के मान से भाग दे दिया गया, और भाग देने पर वैल्यू कितनी आई, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम को 1.78 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलाम पर ग्राम से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पर यह वैल्यू कितनी आई, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के बराबर आ गई। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को, इतना आ गया। बाद में पता चला
एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट E/m का रेशियो अलग अलग वैद्युत विसर्जन नलिका में अलग अलग तत्वों के परमाणु के लिए किया गया। हमने किसके लिए भरा था भैया? हीलियम गैस भरा था। फिर लोगों ने इसको किया नियान के साथ, फिर लोगों ने कुछ इसको नाइट्रोजन के साथ किया था एक्सपेरिमेंट। और नाइट्रोजन, नियान या हीलियम, कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, उन सभी गैसों के लिए E/m के मान का जो रेशियो आया वो सभी के लिए एक जैसा आया, सभी के लिए एक जैसा आ रहा था। अगर सभी के लिए एक जैसा आ रहा था, इसका मतलब जो E/m का मान है कैथोड किरण के लिए वो उसकी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं किया, चाहे हीलियम ले लो, चाहे नियान ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, और ना ही इस बात पे निर्भर किया कि वैद्युत विसर्जन नलिका की धातु या फिर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोड किस धातु के हैं, ठीक ना, किस धातु के हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बोलो एक बार कमेंट सेक्शन में। यहां तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? सभी को यहां तक क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, एक बार वाई 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 के साथ मेंशन कर दो, हां सर यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है ना, सभी को यहां तक क्लियर बेटा? चलो आगे की बात बढ़ाते हैं, आगे चर्चा बढ़ाते हैं बेटा। हाँ डेली क्लास चलेगी बेटा, इसके लिए परेशान नहीं होना। अब जरा देखो, जब प्रोटॉन के लिए E/m का मास निकाला गया, जब हमने प्रोटॉन के लिए E/m का मान निकाला तो E/m का मान निश्चित नहीं था, निश्चित नहीं था, इसका मान अनिश्चित था। अलग अलग तत्वों के लिए, अलग अलग किसके लिए, अलग अलग तत्वों के लिए, अलग अलग तत्वों के लिए E/m का मान, E/ किसका मान, E/m का मान अलग अलग आ रहा था। E/m का मान क्या आ रहा था बेटा? अलग अलग आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन कण में, प्रोटॉन कण के लिए, प्रोटॉन कण के लिए, कण के लिए E/m का मान अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों के लिए क्या होता है? अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अर्थात प्रोटॉन का E/m का मान, प्रोटॉन के लिए E/m का अनुपात तत्वों की प्रकृति या गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति एवं गैसों की प्रकृति एवं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों की, इलेक्ट्रोडों के धातुओं की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों के धातुओं की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों के धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब मेरी बात को सुनना, मैंने यहां तक सभी को समझा दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम मौलिक कण के जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि मौलिक कण वो होता है जिसका मान हर जगह क्या होता है बेटा? निश्चित। तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का रेशियो निकाला गया तो वो सभी तत्वों, सभी गैसों के लिए, सभी प्रकार के इलेक्ट्रोडों के लिए समान आया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम मौलिक कण कंसीडर करते हैं। जबकि प्रोटॉन के लिए जब E/m का रेशियो निकाला गया तो हर एक धातु, हर एक गैस के लिए अलग अलग आ रहा था, अर्थात इसका मान क्या था? अनिश्चित होता है। अर्थात ये विद्युत विसर्जन नलिका के इलेक्ट्रोडों की धातु पर और साथ साथ गैसों की प्रकृति पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आ जाएं, सभी लोग मेरे साथ एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाएं बेटा, आ जाओ तेजी से। आज के क्लास को कैसी लगी आप सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। सभी को यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। सभी को यहां तक चीजें क्लियरली समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में आ जाओ, एक बार अटेंडेंस हो जाए, कितने सारे लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर जी PDF टेलीग्राम पर नहीं आता, मिल रहा है, मिल जाएगा बेटा, आज पहुंच जाएगा, आज अभी पहुंच जाएगा। सभी लोग आ जाओ मेरे साथ कमेंट सेक्शन के साथ। सुरेंद्र जी को समझ में आ गया, और बेटा हामिद रजा बेटा मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मैं सेंड कर दूंगा। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी बेटा? खत्म हो गई ये क्लास। चलो एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ मेरे साथ, सभी लोगों को क्लियर हो गया तो, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा कुणाल कह रहे हैं मस्त समझ में आ गया, क्या नाम है, शाहीन जी कह रहे हैं यस सर वाई वाई वाई, जबरदस्त, शानदार, बिंदास, लाजवाब, वाई 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 के साथ। खुशबू जी को समझ में आ गया, दीपांशु, मीनाक्षी,
सुरेंद्र कुमार कुमार बेटा सभी को समझ में आ गया। चलो बेटा बताओ, आज की क्लास बढ़िया रही, सभी को चीजें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्या करना है, पीडीएफ के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर लेना है। पीडीएफ अभी पहुंच जाएगी। फॉर द क्लास नोट्स इन द पीडीएफ डाउनलोड द टेलीग्राम एंड ज्वाइन द ग्रुप साइंस दीवाने विद्याकुल। क्या करना है, साइंस दीवाने विद्याकुल को आप सभी को ज्वाइन करना है। बेटा ये बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए मैं पढ़ाता हूं। मैं सभी को एनसीईआरटी सिखाता हूं। मैं एनसीईआरटी का सेशन लेकर के भी आता हूं। क्लियर है, आ जाओ, नो दिक्कत सर जी, समझ में आ गया बेटा। बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए है। तो फार क्या कहते हैं, अगर आपको भैया पीडीएफ चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, साइंस दीवाना विद्याकुल, जिसका टेलीग्राम चैनल, अगर ज्यादा डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8126526265 पे। और यहां से आपको टेलीग्राम चैनल के नोट्स मिल ही जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस वाले चैनल पर विजिट कर ले। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा फर्स्ट वाले की भी नोट्स आज पहुंच जाएगी, तो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, तुरंत टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दे रहा हूं। रोज होती है बेटा क्लास रोज होती है। थैंक यू।